हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं। यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है। एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ईवीएम को लेकर। आइए सीधे जनता से बात कराते हैं, जनता ईवीएम को लेकर क्या सोचती है। ईवीएम को लेकर आज सम्मेलन हुआ है, बताइए क्या है मसला ईवीएम का। ईवीएम बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर जैसे पहले होता था वैसे होना चाहिए। बैलेट पेपर होना चाहिए, क्यों? जो हो रहा है, हम वोट दे रहे हैं लेकिन मेरा वोट नहीं लग रहा है उसमें। आपने किसे वोट दिया, कहाँ गया? मैंने कांग्रेस को वोट दिया। गया कि नहीं वहाँ तक? नहीं गया। यार महोदय, आप मेरे को एक बात बता दीजिए। अभी जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ था, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, जो बीजेपी के जो लीडर थे, वो गांव में वोट मांगने गए थे। आपने भी देखा को टीवी में। गांव वालों ने बीजेपी वालों को अंदर नहीं घुसने दिया, गांव के अंदर। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने घुसने नहीं दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं दी। कहाँ का मुद्दा है ये? एमपी का मुद्दा है, राजस्थान का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। नहीं, ईवीएम स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। स्पेसिफिक ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में तो हैक करके काम हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा। आज ज़्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली में उत्तर पूर्वी लोकसभा पर जब मनोज तिवारी जी नंदागिरी के अंदर अपने मंच पर आते हैं तो पूरी कुर्सियाँ खाली होती हैं। जब कुर्सियाँ खाली, पब्लिक नहीं है, तो वोट कहाँ से चलेगी भाई? जिस सांसद के लिए पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही और वो सांसद जीत के आ रहा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो फिर जीत कैसे रहे वो भाई? किसी भी मुद्दे पर, अब गौतम गंभीर इंटरनेशनल खिलाड़ी है और इंटरनेशनल खिलाड़ी ही जंतर मंतर पर बैठे थे। स्मृति ईरानी एक लेडीज है, वो लड़कियां थी, एक नारी शक्ति थी। जो सांसद अपनी नारी शक्ति के लिए, जो खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं बोल सकता, जो खिलाड़ी अपने खिलाड़ियों के नहीं लड़ सकता, क्या फायदा ऐसे सांसद का? फिर उसको कुछ चुन के नहीं ला सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो भी बीजेपी जीतती है वो जीतती नहीं, जिताई जाती है। जिताई जाती है, बिल्कुल ये जिताई जाती है। जब रात रात में नोटबंदी कर दी जाती है, रात रात में गवर्नर चेंज कर दिया जाता है, तो क्या नहीं, इनके पास पावर पूरी है। मतलब आपको शक है ईवीएम पर? बिल्कुल शक है, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, आपको कोई बरगला रहा है, वाकई आपको शक है? बिल्कुल भाई साहब, मेरे को आप लौनी क्षेत्र में चलो, नंदकिशोर गुर्जर है वहाँ से। जब वहाँ पे 40% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी कभी बीजेपी वोट नहीं दे सकती। किस उद्देश्य पे देगी? उन्होंने आते के सारी दुकानें बंद करा दी, और वो कैसे वोट देंगे? मैंने आपको बताया, बुलंदशहर में हमारा भोला सांसद है। मैम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर इधर आओ सर, आओ इधर आओ। हमारे खटीक समाज से भोला सांसद, खटीक समाज के भोला सांसद बुलंदशहर से। और बुलंदशहर पर कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जो दलितों पर अत्याचार नहीं होता होगा। और वो एक भी बार बोलने के लिए मैं नहीं बोलते हूँ। हमारे भोला जी एक भी बार मैं नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है। हर कोई सांसद उदित राज जी थोड़ी हो जाएगा। ईवीएम से क्या दिक्कत है अभी? ईवीएम से दिक्कत तो खैर शुरू से है। जिस ईवीएम को मोदी जी ने कुछ दिन पहले खुद बैकआउट किए थे कि ईवीएम नहीं चलना चाहिए, बैलेट पेपर चलना चाहिए। कब किया था? करीबन ये 14 के आसपास। चंद्रशेखर और रावण और मायावती जी अगर साथ आ जाएं तो आपको कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईवीएम में है कि आज जब वोटिंग जब मशीन में दबाया जाता है तो बटन का उनका पहले से ही कोऑर्डिनेटर जो है जुड़ा हुआ है, जिससे कार्यकर्ता कोई भी जो विपक्ष का है वो वोट देते हैं, लेकिन उनका वोट जो है आगे अदर जाता है। जैसे अभी राजस्थान से शिकायत आया, अभी यूपी में जब चुनाव हुआ था उसमें भी जो है 3 लाख कुछ हजार वोटिंग हुआ, और वहाँ जब वोट की वो किया गया तो 4 लाख कुछ है। तो आखिर के 1 लाख प्रोड्यूसर वोट क्यों ज़्यादा बढ़ा? तो कहीं ना कहीं तो धांधली है, इसमें कोई दो शक मैं ये जानना चाहता हूँ, वाकई आपको लगता है या जो लोग बोल रहे हैं आप भी वही दोहरा रहे हैं? नहीं, हमें भी लग रहा है, महसूस है इस बात की। पूरे तमाम जनता अब जो कहना शुरू कर दिया जो 24 में ही मोदी जीतेगा। क्यों? इसका कारण है ईवीएम हटा दिया जाए। और उसके बाद मैं चैलेंज देता हूं, जब भाजपा की अगर सरकार बन जाए तो मैं दिल्ली प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा। मैं भी पहले पूर्व में पशुपति पारस जी जो हमारे लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, मैं दलित सेना का दिल्ली प्रदेश पूर्व अध्यक्ष हूँ। 1 साल पहले मैंने इनकी रवैया को देख करके मैंने देख लिया कि ये दोनों चाचा भतीजा अपनी अपनी सीट की लड़ाई लड़ते हैं, ये दलितों के लिए काम नहीं करते हैं। जबकि मैं एक यादव समाज से बिहार से हूँ और एक यादव समाज ओबीसी से होने के कारण फिर भी मैं दलित सेना का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहा।
और रह कर के काम किया दिल्ली में, और हर जगह उनका जो है मैंने पार्टी को लेकर के जो है हरियाणा हो, सोनीपत हो, हर जगह जाने का, कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। लेकिन आज मैं उनकी पार्टी छोड़ने के बाद बिल्कुल समाज सेवक के रूप में छोटी मोटी अपनी समय जो दे रहा हूँ, जो उदित राज। अभी तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है देश को। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को इंडिया गठबंधन को एकजुटता का प्रतीक देना होगा, ताकि हम सबों मिल करके एक लड़ाई लड़े, मुहिम को जो है इन्होंने लेके चले हैं। मायावती जी इंडिया गठबंधन में आए, कैसा रहेगा? आना तो पड़ेगा जी, पड़ेगा। मायावती जी, जिस काशीराम जी ने पार्टी को लेकर दलितों के लिए लड़ाई लड़े, आज मायावती जी ने संसद छोड़ रखे हैं, उसका भी कोई कारण है। कारण यही है जो उनको मायावती जी को बोलने नहीं दिया जाता था संसद में। आज उन्होंने जब मायावती जी ने संन्यास ले लिए, जो मैं संसद में कदम नहीं रखूंगी। नहीं, संन्यास नहीं, सिर्फ इस्तीफा दिया था 2017 में। दिए नहीं इस्तीफा, आज तक उन्होंने संसद में कदम नहीं रखे हैं। वो वक्त की नज़ाकत को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात है जो छोटे छोटे दल जो बट रहे हैं, जैसे अभी रावण का चंद्रशेखर सेना बन गया, भीम आर्मी, वो भी चंद्रशेखर जी जो है मतलब जो है दलित के ही ऊपर राजनीतिक है। मान लेते हैं मायावती जी तो सर्वा काशीराम जी थे, रामविलास जी ने दलितों की आवाज़ को उठाए, लेकिन वो चले गए। आज उनकी आवाज़ हम लोग जंतर मंतर पर भी कुछ दिन पहले। आप कह रहे हैं चिराग पासवान दलितों के नेता, लेकिन दलितों की बात नहीं करते हैं। दलित की बात, दलित का नेता क्या, उनकी दलित का जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी है, वही कहते हैं जो हमारा खून नहीं है, और इसमें तथ्य तय है। मतलब ये लोग सिर्फ दलितों के ऊपर राजनीति है जी। आज तक पशुपति पारस या चिराग पासवान बिहार में किसी दलित को 10 धूर जमीन, 2 कट्ठा जमीन देके अगर किसी दलित को वो अपने ही तमाम जाति में से किसी को अगर घर बना के बसा दिए हो, तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपने चंद्रशेखर रावण की बात की, जो भीम आर्मी है उनकी। चंद्रशेखर रावण और मायावती जी अगर साथ आ जाएं तो आपको कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मायावती को मैं यही नहीं कहूँगा यार इनकी अखिलेश जी को या रावण जी को, बल्कि इन सबको 24 की चुनाव, जैसे हमारे 89 में 90 में जब बीपी सिंह जी की वगैरह और चौधरी चरण देवीलाल जी के, लालू जी के नेतृत्व में जनता दल का गठबंधन होकर लड़ाई लड़ा था, उसी तरह से इंडिया गठबंधन को लड़ना होगा। इसमें कोई, सबको साथ आना पड़ेगा। नहीं आए साथ तब क्या? मैं कहता हूं जो अगर 24 में मोदी की सरकार आएगा तो पहले ही अब चुनाव होना बंद हो जाएगा। 24 के बाद कहीं भी किसी राज्य में चुनाव, अगर गठबंधन का वक्त जो है लड़ाई पहले, सबसे पहले लड़ना होगा। और इस लड़ाई के लड़ने के बाद कौन बनेगा वो समय को देखा जाएगा, और उस समय पे किसी न किसी एक को माला पहनाना होगा। उसमें हमारे कई चेहरे हैं, 2-4 चेहरे हैं, ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में लालू जी का एक चारा घोटाला, जो उनके कोई चारा घोटाला है नहीं, लेकिन लालू जी को चारा घोटाला देने वाला यही आरएसएस, बीजेपी, भाजपा वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। अगर मैं चैलेंज से कहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह का ये षड्यंत्र रचा हुआ नहीं होता और जगन्नाथ मिश्रा को बेल देकर के लालू जी को जेल नहीं दिया होता, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ से साफ तौर पर एक बात स्पष्ट हो रही है कि इंडिया गठबंधन मजबूत तभी होगा जब उसमें सभी दल को शामिल किया जाएगा, मायावती जी को भी इसमें लाया जाए, मायावती जी को चेहरा बनाया जाए। ऐसी भी बातें यहाँ पर साथ में सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।